हेलो बच्चों, जी केम फिर केम चैनल में फिर एक बार आप सबका स्वागत है। बहुत टाइम से बच्चों आपकी डिमांड थी कि हेलो अल्केन हेलो एरीन चैप्टर के जो भी एनसीईआरटी क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करवाइए, और वक्त की कमी की वजह से नहीं कर पा रहा था। तो आज बहुत रात के देर वक्त तक जागने के बाद अर्ली मॉर्निंग उठकर मैं आपका ये सॉल्यूशन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन। उसमें सबसे पहला ही क्वेश्चन है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, जिसमें सबसे पहला स्ट्रक्चर दिया गया है कि 2-chloro-3-methyl पेंटेन। तो बच्चों, जब भी हमें IUPAC नेम दिया गया हो और उसमें से हमें स्ट्रक्चर बनाना हो तो हम सबसे पहले कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि पेरेंट चेन क्या है। तो यहाँ ये नाम में पेरेंट चेन पेंटेन है। तो सबसे पहले हम 5 कार्बन की चेन बनाएंगे। ये 5 कार्बन की चेन बन गई। अब इसमें हर जगह पहले हम ये मान लेते हैं कि हमने H रख दिया है, हालांकि H हम लिखेंगे नहीं। अब नंबरिंग चाहे यहां से करूं या यहां से करूं, दोनों सेम है। मान लीजिए कि मैंने यहां से नंबरिंग किया है, तो ये 1, 2 और 3। तो 3 पर मिथाइल है, तो यहां पर मैंने रख दिया है CH3। 1, 2 पर क्लोरो है, तो यहां रख दूंगा मैं Cl। बाकी सब हाइड्रोजन आ जाएंगे और कार्बन की 4 वैलेंसी हमें फुलफिल करनी होती है। तो बहुत ही सरल तरीके से ये हो जाता है IUPAC नेम 2-chloro-3-methyl पेंटेन का स्ट्रक्चर, राइट। उसके बाद दूसरा गीत दिया गया है कि 1-chloro-4-ethyl साइक्लोहेक्सेन। तो 1 क्लोरो है और 4 इथाइल है। इसके बाद दिया गया है साइक्लोहेक्सेन। तो यहां पर हमारा पेरेंट चेन कोई कार्बन का स्ट्रेट कार्बन चेन नहीं है, लेकिन साइक्लोहेक्सेन यानी कि साइक्लिक चेन है। तो हम लोग लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन का सबसे पहले स्ट्रक्चर लिखेंगे। तो ये है हमारा साइक्लोहेक्सेन, राइट। ये साइक्लोहेक्सेन में कोई भी पोजीशन से स्टार्ट करो। मान लीजिए हमने इसको 1 नंबर कहा, ठीक है। तो वहां पर हमें क्लोरीन लगाना है, तो ये 1 पर हमने क्लोरीन लगा दिया। और 4 पर इथाइल है, तो अगर इसको मैं 1 कहूं, 2, 3 और 4, तो यहां पर आएगा C2H5। इसको पैरा पोजीशन भी कहा जाता है, 1 और 4 को पैरा पोजीशन भी कहा जाता है। तो इस तरह आपको 1-chloro-4-ethyl साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट दिया गया है 4 टर्शरी ब्यूटाइल 4 टर्शरी ब्यूटाइल 3 आयोडो हेप्टेन। फिर यहां पर जब हेप्टेन लिखा है तो इसका मतलब होता है कि मेरा स्ट्रेट कार्बन चेन है। तो सबसे पहले मैं पेरेंट चेन लिखूंगा। तो यहां 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 कार्बन, हेप्टेन यानी कि 7 कार्बन। तो 7 कार्बन पर पहले मैं ये मान लेता हूं कि सब जगह हाइड्रोजन है। अब इनमें मुझे 3 पोजीशन पर आयोडो रखना है। मान लीजिए मैंने यहां से नंबरिंग स्टार्ट किया, तो ये 1, 2 और 3। तो यहां पर है मेरा हेलोजन यानी कि आयोडीन। और 4 यानी कि एग्जिट उसके बाद का जो कार्बन है वहां पर है टर्शरी ब्यूटाइल। बच्चों, टर्शरी ब्यूटाइल क्या होता है वो हम थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, अगर मैं ये लिखता हूं कि तो ये हो गया ब्यूटेन,
लेकिन ये ब्यूटेन जब कोई लॉन्ग कार्बन चेन में एज ए सब्स्टिट्यूट आता है तो ये हो जाता है ब्यूटाइल, हो जाता है ब्यूटाइल। सिमिलरली अब ये ब्यूटाइल अगर यहां से जुड़ा हुआ है तो उसको हम कहेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल, क्योंकि ब्यूटाइल जो कार्बन चेन, मान लीजिए कि ये आर मेरी बहुत लंबी कोई कार्बन चेन है, पेरेंट चेन है, तो पेरेंट चेन से जो कार्बन जुड़ा है वो कार्बन बाकी के 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको मैं कहूंगा सेकेंडरी ब्यूटाइल। लेकिन हमें यहाँ टर्शरी ब्यूटाइल कहा है, तो मान लीजिए मेरा हेप्टन है, तो हेप्टन के साथ ब्यूटाइल का जो कार्बन जुड़ा हुआ है वो बाकी के 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए, यानी कि यह स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा 1 2 3 4, यानी कि ब्यूटेन है और लॉन्ग चेन पेरेंट चेन के साथ जुड़ा है इसलिए ब्यूटाइल हो गया। लेकिन यहां पर हम उसको टर्शरी ब्यूटाइल कहेंगे, क्योंकि ब्यूटाइल का जो कार्बन पेरेंट चेन के साथ जुड़ा हुआ है वो कार्बन बाकी के और 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहां पर टर्शरी ब्यूटाइल को मैं ऐसे लिखूंगा, ठीक है, जहां पर आपको 3 कार्बन लिखना है। अब यहां पर इनकी 4 वैलेंसी में लिख दूंगा, ये कार्बन की 4 वैलेंसी हो गई। अब बाकी सब जगह मुझे प्रोटॉन लिखना है, तो बाकी के सारे आ गए हाइड्रोजन, जिससे मेरा हेप्टेन की हर कार्बन की 4 वैलेंसी ऑक्यूपाई हो जानी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया मेरा 3 आयोडो 4 टर्शरी ब्यूटाइल पेंटेन। अब इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर दिया गया है कि 1,4 डाइब्रोमो ब्यूट 2इन, 1,4 डाइब्रोमो ब्यूट 2इन। अब देखिए यहां पर 1 फ्रोमो डाइब्रोमो वो सब्स्टिट्यूएंट है और ब्यूटेन मेरा पेरेंचन है, लेकिन ब्यूटेन में से यहां ब्यूटीन बताया गया है, यानी कि सबसे पहले मुझे क्या करना है, ब्यूटेन लिखना है। तो मेरी पेरेंट चेन में कुछ इस तरह से लिख सकता हूं, ये 1 2 3 और ये 4 कार्बन हो गया, जिसमें 2 नंबर पर इन है, यानी कि डबल बॉन्ड है, अल्कीन है। तो 1 और 2 पर यहां पर रख दिया मैंने ये। तो अब ये जो मेरा बना वो बना ब्यूटीन। क्या बना, ब्यूटीन। अब मैं वापस इनकी 4 वैलेंसी ऑक्यूपाई करने की कोशिश करूंगा। यहां पर एक ही हाइड्रोजन आएगा क्योंकि ऑलरेडी 3 है, और यहां पर एक ही आएगा, यहां पर 3 आएगा। अब यहां पर 1,4 डाइब्रोमो है, यानी कि एक ब्रोमीन 1 नंबर पर है और दूसरा 1 2 3 और 4 नंबर पर है। तो बाकी के सब हाइड्रोजन रख के मैं उसकी वैलेंसी फुलफिल करूंगा, और ये हो गया मेरा 1,4 डाइब्रोमो ब्यूट 2इन। ठीक बच्चों, तो उसके बाद का स्ट्रक्चर दिया गया है कि 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल, 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल। देखिए यहां वापस हमें सेकेंडरी ब्यूटाइल के बारे में पूछा है। 2 मिथाइल बेंजीन। तो दोस्तों जो लास्ट नेम पेरेंट चेन का होता है, तो सबसे पहले हम यहां पर बेंजीन बनाएंगे क्योंकि बेंजीन मेरी पेरेंट चेन है। तो ये हो गया मेरा बेंजीन। अब ये बेंजीन के अंदर मेरा 1 पोजीशन पर ब्रोमो है, तो इसको मैं अगर 1 पोजीशन कहता हूं तो यहां मैं ब्रोमीन लिख दूंगा। अब ये जो ब्रोमीन है उसके बाद 2 नंबर पर मिथाइल है, तो ये 1 है, तो ये 2 है, तो यहां पर मैंने लिख दिया CH3 यानी कि मिथाइल। और 4 नंबर पर सेकेंडरी ब्यूटाइल है, तो जैसे मैंने आगे कहा था बच्चों,
सेकेंडरी ब्यूटाइल का मतलब होता है ब्यूटेन का जो कार्बन के साथ मेरी पेरेंट चेन जुड़ी हुई है वो कार्बन बाकी के 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि यहाँ 1 कार्बन और यहाँ 2 कार्बन। लेकिन मेरा टोटल तो ब्यूटेन है, तो ये तो 3 ही कार्बन हुआ, तो चौथा कार्बन मैं यहाँ पर रख सकता हूँ। इसको आइसोब्यूटाइल भी कहा जाता है और सेकेंडरी ब्यूटाइल भी कहा जा सकता है। तो ये हो गए 4 वैलेंसी कार्बन की, यहाँ पर 3 बॉन्ड है, ये 4 वैलेंसी ये कार्बन की हो गई। तो इस तरह हर कार्बन का 4 वैलेंसी भी हमें फुलफिल करना है और इस तरह से उसका आईयूपीएसी स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। तो ये था 10.1 इन टेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ हेलो अल्केन हेलो एरिन बच्चों। अब इसके बाद का क्वेश्चन हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 10.2। तो 10.2 क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि why is H2SO4 not used? Why H2SO4 not used? वो क्यों उपयोग नहीं किया गया है during the reaction of alcohol और with पोटेशियम आयोडाइड किया है। बच्चों हमने ऑलरेडी इससे पहले के वीडियो में हेलो अल्केन की प्रिपरेशन अल्कोहल में से देखी है, उसी के रिलेटेड एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। उन्होंने ये कहा है कि जब भी आप अल्कोहल में से हेलो अल्केन बनाते हैं तो अलग अलग रिएजेंट यूज करते हैं। जैसे कि हम जब अल्कोहल में से क्लोरो अल्केन बनाते हैं तो हम लोग यूज करते हैं जिंक क्लोराइड और HCl, जिसको लुकास रिएजेंट भी कहा गया है। इसके अलावा जब मुझे अल्कोहल में से ब्रोमो अल्केन बनाना है तो मैं यूज करता हूं सल्फ्यूरिक एसिड और HBr। तो जब मुझे क्लोरो अल्केन बनाना है या ब्रोमो अल्केन बनाना है तो मैं इसमें HCl H2SO4 यूज कर सकता हूं, लेकिन जब मैं आयोडो अल्केन बनाता हूं उस वक्त मैं H2SO4 यूज नहीं करता, बल्कि मैं यूज करता हूं H3PO4। वाई? क्यों हमें H3PO4 ही यूज करना पड़ता है? तो आइए बच्चे थोड़ा उसको डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं ताकि हमें रटना न पड़े और अच्छी तरह याद रख सके। तो जब भी मेरा H2SO4, मान लीजिए कि मैंने H2SO4 और Ki यूज किया है, क्योंकि मुझे आयोडो कहाँ लगाना है? अल्कोहल में लगाना है। तो बच्चों जब मुझे आयोडीन अल्कोहल में लगाना है तो मुझे आयोडीन फ्री स्टेट में चाहिए, यानी कि आयोडीन एज ए एनाइन फॉर्म में चाहिए। अब देखिए ये रिएक्शन में क्या होता है कि यहां पर H2SO4 का एक H, इनमें से एक प्रोटॉन, यानी कि मैं कुछ ऐसे लिखूंगा कि ये H2SO4 है जिनमें से एक प्रोटॉन इनके साथ चला जाएगा और मेरा ये पोटेशियम है ये इनके साथ चला जाएगा। तो मेरा प्रोडक्ट जो बन जाता है वो होता है KHSO4 प्लस HI। तो HI तो मेरे लिए बड़ा यूजफुल है क्योंकि HI में से मैं आयोडीन मेरा अल्कोहल के साथ जुड़ सकता हूं। लेकिन अब HI का क्या होता है वो हम देख लेते हैं। बच्चों इनको बैलेंस करने के लिए मैं यहां 2Ki लिख रहा हूं और यहां जब 2Ki लिख दिया तो यहां पर भी 2KHSO4 हो जाएगा और यहां पर 2HI हो जाएगा। जस्ट फॉर बैलेंसिंग पर्पस मैंने यहां पर ऐसा लिखा। ठीक है बच्चों, अब 1 2 हाइड्रोजन हो गया, राइट। तो
ठीक है, चलिए बैलेंस हो गया, 4 हाइड्रोजन। ओके, अब यहां पर यही मेरा 2HI है, वो रिएक्ट तो करना चाहिए था अल्कोहल के साथ और मुझे देना चाहिए था आयोडो अल्केन प्लस H2O, लेकिन ये रिएक्शन नहीं होता है, बल्कि क्या हो जाता है कि यही मेरा 2HI वापस H2SO4 के साथ रिएक्ट हो जाता है, क्योंकि मेरे रिएक्शन में अभी भी H2SO4 तो पड़ा हुआ है। वो इसलिए हो जाता है बच्चों, क्योंकि ये HI है वो रिड्यूसिंग एजेंट है और I का मॉलिक्यूलर साइज बहुत बड़ा होता है, इसलिए वो H को इजीली डोनेट कर देता है। और H2SO4 है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए HI का H O खींचे उससे पहले H2SO4 खुद खींच लेता है। और H2SO4 क्या होता है बच्चों? H2SO4 और कुछ नहीं है, जिसमें 2 OH होता है, 2 OH होता है और एक SO2 होता है। H2SO4 का जब डिसोसिएशन हो तो 2 OH और एक SO2 होता है। अब इनके 2 OH, इनके 2 प्रोटॉन, HI के 2 H यानी कि 2 प्रोटॉन, ये दोनों OH ले लेंगे और प्रोडक्ट में मुझे H2O दे देंगे, यानी कि यहां पर मुझे 2H2O मिल जाएगा प्लस SO2 गैस मिल जाएगा। और आयोडीन मुझे जो फ्री स्टेट में चाहिए था, उनकी जगह दोनों आयोडीन एनायन एक दूसरे के साथ वापस कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर I2 यानी कि आयोडीन बनाकर दे देंगे। तो मेरा जो पर्पस था, I को H से छुड़वा कर एज ए एनाइन फॉर्म में अल्कोहल के साथ लगाना, लेकिन वो रिएक्शन नहीं होती है, ये रिएक्शन नहीं होती है, बल्कि ये रिएक्शन हो जाती है। तो इसलिए मेरा Ki और H2SO4 यहां पर यूज नहीं हो पाएगा। मान लीजिए कि मैंने HI यूज किया तो भी नहीं होगा, क्योंकि HI भी H2SO4 के साथ यही काम करेगा। तो हम HBr यूज करते हैं जब ब्रोमो अल्केन में, लेकिन यहाँ HI यूज नहीं कर पाएंगे। HCl यूज करते हैं क्लोरो अल्केन में, लेकिन यहाँ HI यूज नहीं कर पाएंगे आयोडो अल्केन बनाने के लिए। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें जब भी अल्कोहल में से आयोडो अल्केन बनाना है तो हमें लेना पड़ता है पोटेशियम आयोडाइड प्लस H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, तभी हमें आयोडो अल्केन मिलता है। अब ये आयोडो अल्केन प्लस हमें मिल जाता है KH2PO4 प्लस H2O। अब इनके केस में, अब H3PO4 के केस में ऐसा ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट एक साथ मिलकर रेडॉक्स रिएक्शन क्यों नहीं देते, वो भी समझते हैं। अब देखिए, अगर मैंने पोटेशियम आयोडाइड और H3PO4 को मिक्स किया तो क्या होगा कि H3PO4 भी मल्टीप्रोटिक एसिड है, तो इनका भी एक H इनके साथ चला जाएगा, किनके साथ? I के साथ। तो मुझे मिल जाएगा HI और K है वो इनके साथ, यानी कि हो जाएगा KH2PO4। अब यहां पर ये KH2PO4 और HI दोनों मिलकर वापस मुझे I2 नहीं बनाकर दे देते। क्यों? क्योंकि इनका जो प्रोटॉन है वो वापस KH2PO4 नहीं खींच पाएगा। क्यों? क्योंकि वो वीक एजेंट है। तो इसलिए मेरा ये जो HI है, अब इनके पास एक ही ऑप्शन है कि वो अल्कोहल के साथ रिएक्ट हो जाए, और अल्कोहल में ये ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होती है, तो ये प्रोटॉन HI का वहां पर आएगा और जिसकी वजह से यहां प्लस डेल्टा चार्ज क्रिएट होता है, जिसका उपयोग होता है I को खींचने के लिए। तो मेरा प्रोडक्ट मिल जाएगा मुझे आयोडो अल्केन प्लस H2O प्लस H2O, और ये KH2PO4 तो पड़ा ही था, तो Ri प्लस H2O और KH2PO4। ठीक है बच्चों, तो यही वजह है कि HI का रिड्यूसिंग एजेंट नेचर होने की वजह से
हम यहाँ पर H3PO4 यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10.3, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो बच्चों ये पूरे रिएक्शन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहां पर इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है 10.3। तो 10.3 क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट डायहैलोजन डेरिवेटिव ऑफ प्रोपेन, यानी कि हमें डिफरेंट डायहैलोजन डेरिवेटिव लिखनी है। वी नीड टू राइट different dihalogen derivative of propane तो सबसे पहले हमें क्या काम करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें प्रोपेन का अलग अलग आइसोमर लगाना पड़ेगा। जब हम अलग अलग आइसोमर प्रोपेन का लिख पाएंगे तो ही हम कर पाएंगे, क्योंकि प्रोपेन के साथ 2 ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। तो जब ये मेरा प्रोपेन है 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, अब ये प्रोपेन में एक चांसेस है कि मेरा ब्रोमीन यहां पर जुड़ जाए और दूसरा चांसेस है कि मेरा ब्रोमीन यहां पर जुड़ जाए। तो इनको हम कहेंगे 1 2 डाइब्रोमोप्रोपेन। अब सिमिलरली नेक्स्ट डेरिवेटिव क्या हो जाएगी, या नेक्स्ट आइसोमर क्या हो जाएगा कि वापस ये 1 2 और ये 3 प्रोपेन है। अब यही प्रोपेन के अंदर मेरा एक ब्रोमीन यहां पर जुड़ गया और दूसरा ब्रोमीन यहां पर जुड़ गया। सॉरी बच्चों, इनको हम कहेंगे 1 3 डाइब्रोमोप्रोपेन, क्योंकि ये 1 पोजीशन है, ये 2 और ये 3, और इनको हम कहेंगे 1 2 डाइब्रोमोप्रोपेन। तो ये दूसरी डेरिवेटिव हो गई। और कौन सी प्रोबेबिलिटी है कि यही मेरा प्रोपेन है जिसमें 1 2 आ गया 1 3 आ गया। अब हो सकता है कि एक ही कार्बन पर 2 ब्रोमीन आ जाए, यानी कि यहां पर एक ब्रोमीन है और दूसरा ब्रोमीन यहां पर है, तो जिनको हम जेमिनल हैलाइड भी कहते हैं। तो ये हो जाता है 1 1 डाइब्रोमोप्रोपेन। अब इनके अलावा और एक चांसेस है कि मेरा यही प्रोपेन में मेरा 1 नंबर पे दोनों ब्रोमीन आ गए, अब 2 नंबर पर भी दोनों ब्रोमीन आ सकता है। तो इनको मैं कहूंगा 2 2 डाइब्रोमोप्रोपेन। तो ये 2 2 डाइब्रोमोप्रोपेन है, वो भी इनकी एक डेरिवेटिव। अब ये 3 के अलावा और कोई चौथी डेरिवेटिव बनने का चांसेस नहीं है, क्योंकि अब इनके बाद यहां पर आप वापस 2 ब्रोमीन लगाओगे तो वो यही नाम हो जाएगा, यानी कि रिपीटिंग स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर 1 2 3 और 4 डेरिवेटिव बनती है। तो यही सॉल्यूशन है 10.3 का, जिसमें पूछा गया था कि डायहाइड्रोजन डेरिवेटिव ऑफ प्रोपेन। तो कुल मिलाकर इतनी डेरिवेटिव बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 10.4 एनसीईआरटी की हेलो अल्केन हेलो एरिन चैप्टर के एनसीईआरटी इंटेक्स्ट क्वेश्चन हम यहां सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें नेक्स्ट क्वेश्चन 10.4 है और पूछा गया है कि एमंग द आइसोमरिक अल्केन्स ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12, यानी कि हमें लिखना है आइसोमरिक अल्केन ऑफ C5H12. Identify the one that
on photochemical क्लोरीनेशन, यानी कि यूवी लाइट के प्रेजेंस में हमें क्लोरीनेशन करना है। किसका? जो भी आइसोमरिक अल्केन है C5H12 का। क्लोरीनेशन इल्ड यानी कि वो हमें एज द प्रोडक्ट के फॉर्म में देता है। तो हमें वो आइसोमरिक अल्केन आइडेंटिफाई करना है जिसमें पहला दिया गया है कि ए सिंगल मोनोक्लोराइड, कि जिसमें सिंगल मोनोक्लोराइड बनता है, सिंगल मोनोक्लोराइड। दूसरा पूछा गया है कि ऐसे आइसोमरिक अल्केन को आइडेंटिफाई करो कि जिसमें पूछा गया है कि 3 आइसोमरिक, यानी कि एक नहीं लेकिन 3 आइसोमरिक मोनोक्लोराइड मिलता है, मोनोक्लोराइड। और तीसरा पूछा गया है कि ऐसे आइसोमरिक अल्केन C5H12 के आइडेंटिफाई करो कि जिसमें 4 आइसोमरिक मोनोक्लोराइड बनता है, मोनोक्लोराइड बनता है। तो बच्चों, जब भी कोई क्वेश्चन सोल्व करें तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें कि यहां पर C5H12 मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया गया है, उनके मुझे आइसोमर बनाना है और वो आइसोमर कुल मिलाकर 3 प्रकार के बनेंगे। एक आइसोमर ऐसा होगा कि जिसमें से एक ही मोनोक्लोराइड बनेगा, एक आइसोमर ऐसा होगा कि जिसमें से 3 मोनोक्लोराइड बनेगा और एक आइसोमर ऐसा होगा जिसमें 4 मोनोक्लोराइड बनेगा। तो यहां पर मैं जब भी कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से स्ट्रक्चर बनाऊं तो मुझे दोनों स्ट्रक्चर को कंसीडर करना है, साइक्लिक एज वेल एज स्ट्रेट चेन। तो C5H12 का अगर मैं साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए जाऊं तो बनता है साइक्लोपेंटेन, राइट। तो साइक्लोपेंटेन को कुछ मैं इस तरह लिख पाता हूं कि ये 1 2 3 1 2 3 4 एंड 5। तो ये एक कार्बन, 2 3 4 5। अब साइक्लोपेंटेन में भी हर कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी कि 10 हाइड्रोजन होता है। लेकिन मुझे दिया गया है C5H12, इसका मतलब कि मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो साइक्लोपेंटेन के लिए नहीं है, यानी कि साइक्लोपेंटेन के आइसोमर मुझे नहीं बनाना है, मुझे बनाना है कोई भी स्ट्रेट चेन के। तो स्ट्रेट चेन में अगर मैं देखूं तो अगर यही 5 कार्बन की स्ट्रेट चेन को मैं ऐसे अरेंज कर दूं, 1 2 3 4 5। अब मैं हाइड्रोजन गिनूं तो यहां पर एक हाइड्रोजन, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 हाइड्रोजन बन जाता है, यानी कि स्ट्रेट चेन कार्बन की ही ये फॉर्मूला है। अब मुझे देखना है कि इनके कितने आइसोमर होता है। तो सबसे पहला तो ये बन जाता है नॉर्मल पेंटेन। पहले मुझे सिर्फ हाइड्रोकार्बन के ही आइसोमर बनाना है, फिर क्लोरीनेशन देखना है। तो एक होता है ये नॉर्मल पेंटेन। दूसरा हो जाएगा कि यही पेंटेन को मैं ऐसे भी अरेंज कर सकता हूं, जहां पर मैंने लाइन किया है वहां आप H समझ जाना, मैं हर जगह हाइड्रोजन नहीं लिख रहा हूं ताकि वीडियो और लंबा ना हो जाए। तो यहां पर इनको हम कहेंगे आइसोपेंटेन। तो ये 2 आइसोमर हो गए पेंटेन के। इसके अलावा और एक बन सकता है कि ये 5 कार्बन कुछ इस तरह से भी अरेंज हो सकता है। तो ये हो गया नियोपेंटेन, ये हो गया नियोपेंटेन। देखिए बच्चों, कैसे सोल्व किया हमने क्वेश्चन को। पहले C5H12 का हमने स्ट्रेट चेन फॉर्मूला और साइक्लिक फॉर्मूला दोनों डिराइव करने की कोशिश की, लेकिन साइक्लिक फॉर्मूला
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को जस्टिफाई नहीं करती है, इसलिए इसको हमने कैंसिल कर दिया और स्ट्रेट चेन फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को जस्टिफाई करती है। तो यहाँ 5 कार्बन के साथ 12 हाइड्रोजन आ गया, तो इनके 3 आइसोमर मिले। अब हमें यह बताना है कि इनका क्लोरीनेशन करेंगे तो हमें कितने आइसोमर मिलेंगे, लेकिन हमें मोनोक्लोरीनेशन करना है। हमें क्या करना है? मोनोक्लोरीनेशन, यानी कि बच्चों हम सिर्फ एक ही क्लोरीन लगा पाएंगे, चाहे यहां, यहां और यहां। तो अगर मैं ये चेन में क्लोरीनेशन करूं तो एक मान लीजिए कि मैंने यहां पर क्लोरीन लगाया, तो ये एक चांसेस है। दूसरा, मैं यहां पर भी क्लोरीन लगा सकता हूं, राइट? तो 2 चांसेस हो गया। इसके अलावा मैं यहां पर भी क्लोरीन लगा सकता हूं, तो ये 3 चांसेस हो गया। अब वापस यहां पर क्लोरीन लगाऊंगा तो वो बी वाला ही कंडीशन क्रिएट हो गया, तो ये रिपीट हो जाएगा। अब वापस यहां लगाऊंगा तो वापस ए वाला ही कंडीशन रिपीट हो गया। तो कुल मिलाकर मेरे पास 3 ऐसे वेरियस कार्बन है जिनके ऊपर अगर मैं क्लोरीन 1 by 1 लगाऊंगा तो मुझे 3 अलग अलग मोनोक्लोरो आइसोमर मिलेंगे। कैसे? देखिए, अगर मैंने यहां पर क्लोरीन लगाया तो हो जाता है 1 क्लोरोपेंटेन। अब वो छोड़ के अगर मैंने यहां पर लगाया तो बन जाता है 2 क्लोरोपेंटेन, तो 2 हो गया। अगर मैंने यहां पर लगाया तो हो जाता है 3 क्लोरोपेंटेन, यानी कि 3 हो गया। अब मैं वापस अगर यहां पर लगाता हूं तो 2 क्लोरोपेंटेन, यानी कि यही रिपीट हुआ जो यहां पर था। तो कुल मिलाकर मुझे यहां पर इनके जब मैं क्लोरीनेशन करूंगा इन प्रेजेंस ऑफ लाइट तो मुझे 3 मोनोक्लोरो मिलेंगे, 3 आइसोमरिक हैलाइड मिलेंगे, 3 आइसोमरिक मोनोक्लोरो या मोनोक्लोराइड। अगर हम एनसीईआरटी की लैंग्वेज में ही बात करें तो मोनोक्लोराइड कहेंगे, अदरवाइज आप 3 हेलो अल्केन भी कह सकते हैं। अब अगर मैं यहां बात करूं, तो आइसोपेंटेन के अंदर यहां पर एक चांसेस है कि मैं यहां पर क्लोरीन लगा दूं, तो ये हो जाएगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। लेकिन अगर मैंने यहां पर लगाया, यानी कि ऊपर ये पोजीशन पर लगाया, तो ये हो जाएगा 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, यानी कि 2 आइसोमर हुए। अब अगर मैंने यहां पर लगाया सी पर तो हो जाता है 3 मिथाइल 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, तो ये भी डिफरेंट हो गया। अब मैं अगर यहां पर लगाता हूं तो वापस वो हो जाता है 1 क्लोरो 3 मिथाइल, 1 क्लोरो 3 मिथाइल। और अगर मैंने यहां पर लगाया तो ये हो जाता है 1 क्लोरो 2 मिथाइल, यानी कि ये रिपीट हो गया। तो कुल मुझे डिफरेंट 4 ही ऐसे आइसोमर मिलते हैं। तो जब भी आप इनका क्लोरीनेशन करेंगे in presence of light, you will get 4 isomeric monohalide, isomeric मोनोक्लोराइड कहें या मोनोहेलाइड भी कह सकते हैं, मोनोक्लोराइड। ठीक है, तो इस तरह मुझे 4 मोनोक्लोराइड मिल सकता है। अब मैं अगर यहां देखूं तो इनका जब भी मैं हैलोजिनेशन करूंगा इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन एंड लाइट, तो अगर मेरा क्लोरीन यहां आ गया तो हो जाता है 1 क्लोरो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। सिमिलरली यहां तो कार्बन के पास चांसेस ही नहीं है क्लोरीन आ जाए, लेकिन मान लीजिए कि यहां आया तभी भी हो जाएगा सेम 1 क्लोरो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। यहां पर भी यही कंडीशन होगी और यहां पर भी, यानी कि चारों कार्बन की पोजीशन इक्विवेलेंट है। तो यहां पर मुझे सिर्फ एक ही आइसोमरिक मोनोक्लोराइड मिलेगा, आइसोमरिक मोनोक्लोराइड मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह आप इनके अलग अलग आइसोमरिक हैलाइड बना सकते हैं। इनके बाद
नेक्स्ट क्वेश्चन है 10.5। अब 10.5 में ये पूछा गया है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर मोनोहेलो प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको मेजर प्रोडक्ट लिखना है। यू हैव टू राइट डाउन द मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये मेजर प्रोडक्ट में सबसे पहला ही रिएक्शन है जिसमें यहां पर ये साइक्लोहेक्सेन है और एक पोजीशन पर OH है, तो इसको मैं कहूंगा साइक्लोहेक्सेनॉल। अब यही साइक्लोहेक्सेनॉल के साथ SOCl2 दिया गया है, तो SOCl2 जिसको हम थायोनिल क्लोराइड भी कहते हैं। अब इनमें से क्या बनेगा ये पूछा है। तो बच्चों हमने ऑलरेडी इनका एक वीडियो प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन फ्रॉम अल्कोहल देखा हुआ है, जिसमें ये प्रोसेस को हमने कहा था डायर्जन प्रोसेस। ठीक है, तो ये डायर्जन प्रोसेस है और हेलो अल्केन बनाने की सबसे बेस्ट प्रोसेस गिनी जाती है। क्यों? क्योंकि इनमें मुझे एक तो मिल जाता है हेलो अल्केन, यहां मिल जाएगा क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, और इसके साथ साथ दो गैसियस प्रोडक्ट मिलती है, जिसमें एक होता है SO2 गैस और दूसरा होता है HCl गैस। ये दोनों गैसियस प्रोडक्ट वोलेटाइल है, वो मेरे मिक्सचर में से निकल जाएगी, यानी कि मुझे प्योर क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन मिल जाएगा। तो इनका सॉल्यूशन है ये, यानी कि आपको कुल मिलाकर डायर्जन प्रोसेस पूछा गया है। अब दूसरा पूछा गया है कि CH2CH3 लगाया हुआ है बेंजीन रिंग के ऊपर। यहां पर आपको बेंजीन रिंग है, अब यही बेंजीन रिंग के ऊपर यहां CH2CH3 लगाया गया है और इनके साथ NO2 दिया गया है। NO2 इसलिए दिया गया है क्योंकि ये बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करने के लिए। अब इनमें से मुझे क्या प्रोडक्ट मिलेगा वो पूछा है, और साथ में यह भी बताया गया है कि आपने रिएजेंट में Br2 गैस लिया है और आपने हीट दिया है, आपने यहां हीट दिया है। तो जब भी ब्रोमीन हम लेते हैं तो दो चीज होने की संभावना है। एक तो अल्किन बॉन्ड में ब्रोमीन लगकर हमें एडिशन रिएक्शन देगा, और दूसरा चांसेस है कि अल्केन में से H रिप्लेस होकर हमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। लेकिन हमने इससे आगे के लेक्चर में देखा हुआ है बच्चों कि जब भी ब्रोमिनेशन होगा और हाई टेम्परेचर पर होगा तो एडिशन रिएक्शन है वो रिवर्सिबल है, यानी कि वो वापस अल्किन बनाकर दे देगा। लेकिन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो स्टेबल है, इसलिए कार्बन का H रिप्लेस कर यहां ब्रोमीन आने का चांसेस ज्यादा है, नहीं कि इसमें से कोई भी डबल बॉन्ड पर ब्रोमीन आए। अक्सर बच्चे भूल ये कर देते हैं कि ये अल्किन के डबल बॉन्ड पर ब्रोमीन रख देते हैं, लेकिन ये नहीं हो पाएगा क्योंकि यहां पर हाई टेम्परेचर पे ये काम किया गया है। अब दोनों कार्बन के पास प्रोटॉन है, इनमें से कौन सा प्रोटॉन रिप्लेस करके सब्स्टिट्यूशन होगा ब्रोमीन का? तो बच्चों ये बेंजीन रिंग है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचता है NO2 की वजह से। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का फ्लो कुछ इस तरह होगा, जिसकी वजह से यहां पर प्लस डेल्टा चार्ज क्रिएट होगा और इनके बाद जो नेक्स्ट कार्बन है उस पर इंडक्टिव इफेक्ट होगी, तो वहां पर भी डेल्टा चार्ज डेवलप होगा, लेकिन वो डेल्टा चार्ज ये डेल्टा चार्ज से छोटा होगा, यानी कि यहां पर बहुत ज्यादा प्लस डेल्टा चार्ज क्रिएट होगा, यहां पर कम होगा। शॉर्ट में कहे तो यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ही कम हो जाएगी कंपेयर टू दिस, तो ये ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा, ये कम पॉजिटिव है, तो मेरा ब्रोमीन यहां आने का चांसेस ज्यादा है। इसलिए मेरा जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा कि ये बेंजीन रिंग है जिसमें
NO2 को कुछ नहीं करना है, एज सच लिखना है। और ये जो मेरा कार्बन था जिसमें एक H रिप्लेस होकर यहां पर आ गया Br, और जो H निकल गया वो दूसरे Br के साथ ज्वाइंट होकर मुझे बाय प्रोडक्ट दे देगा HBr। और यहां पर मेरा जो CH3 है वो एज सच रहेगा। क्यों एज सच रहेगा? क्योंकि उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कम है कंपेयर टू बेंजीन के नजदीक वाला कार्बन के ऊपर। ठीक है, इनको हमने बेंजीलिक हैलोजिनेशन के फॉर्म में भी गिना जा सकता है। उसके बाद का नेक्स्ट रिएक्शन है जिसमें पूछा है कि थर्ड रिएक्शन, जिसमें आपको बेंजीन रिंग के 1 नंबर की पोजीशन पर दिया है CH2OH और एग्जिट उसकी पैरा पोजीशन पर दिया है OH। यानी कि फिनॉल के पैरा पोजीशन पर मिथेनॉल लगाया हुआ है। और यहां पर आपको रिएजेंट दिया गया है HCl और टेम्परेचर दिया गया है। तो बच्चों, जब भी HCl हम लेंगे तो कभी भी बेंजीन के साथ जो OH है वो OH रिप्लेस होकर क्लोरीन नहीं होगा, क्योंकि बेंजीन वाला OH को रिप्लेस करना है तो हमें HCl से नहीं कर पाएंगे। इसलिए HCl कैन रिप्लेस OH ऑफ अल्केन एंड मेक ए हेलो अल्केन। तो यहां पर जो मुझे प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा कि मेरी ये बेंजीन रिंग के साथ ये जो OH है उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगी HCl की और टेम्परेचर की, लेकिन यहां पर अल्केन जो है वो अल्केन के साथ जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो रिप्लेस होकर क्लोरीन हो जाएगा। राइट, तो इस तरह से कुछ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। इनके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपको एक बेंजीन रिंग है, साइक्लोहेक्सीन है। ये साइक्लोहेक्सीन में यहां पर CH3 दिया गया है और उसमें आपको HI ऐड करना है। डायरेक्ट ही HI दिया हुआ है, HI के साथ और कुछ है नहीं, इसलिए इनका रिडक्शन होने का चांसेस कम है। एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम करने का चांसेस कम है। अब देखिए, अब जब इनमें से हमें कोई प्रोडक्ट बनानी होगी तो क्या होगा? ये बच्चों मार्कोव-निकोव रूल के ऊपर का क्वेश्चन है। यहां पर इनको CCl4 भी लिखना चाहिए था, लेकिन शायद नहीं लिखा है। तो आप समझ जाना कि मार्कोव-निकोव ऐसा है जिसमें आप HBr, HCl, HI यूज कर सकते हैं, लेकिन एंटी मार्कोव-निकोव में सिर्फ आपको HBr यूज करना है। तो यहां पर डबल बॉन्ड के बाद एक कार्बन है। अब अकॉर्डिंग टू मार्कोव-निकोव स्टेबल प्रोडक्ट कौन होगा? तो हमने बच्चों ऐसे कुछ याद रखा था कि जो कार्बन के ऊपर सबसे कम हाइड्रोजन होता है वहीं पर मेरा आयोडीन आएगा। तो यहां पर मेरा ये डबल बॉन्ड ब्रेक होकर यहां पर हो जाएगा हाइड्रोजन। यहां पर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। राइट, और यहां पर CH3 एज सच रहेगा और ये पोजीशन पर आयोडीन आ जाएगा, क्योंकि ये टर्सरी पोजीशन है, मोस्ट स्टेबल पोजीशन है। तो मार्कोव-निकोव प्रोडक्ट जो मुझे मिलेगा वो मिल जाएगा ये कार्बन के ऊपर आयोडो लगकर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि CH3 CH2Br इनको अगर हम सोडियम आयोडाइड के साथ ट्रीट करें तो हमें क्या मिलता है? दोस्तों, जब भी कोई भी हेलो अल्केन हमें दिया जाए और उनमें से वापस हमें हेलो अल्केन ही बनाना हो तो इनको डिस्प्लेसमेंट ऑफ हैलोजन कहा जाता है। और ये डिस्प्लेसमेंट में 2 रिएक्शन को सबसे ज्यादा फेमस गिनी जाती है। एक होता है श्वार्ट्ज, दूसरी है फिंकलस्टीन। तो यहां पर आपको फिंकलस्टीन रिएक्शन पूछा गया है। नाम लिख देता हूं,
फिंकलस्टेन रिएक्शन। तो ये फिंकलस्टेन रिएक्शन में क्या होता है, यहां पर इनके साथ एसीटोन भी लिया जाता है। ये एसीटोन और सोडियम आयोडाइड की प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, यहां पर आपको CH3 CH2 और ये NaBr के साथ रिएक्ट कर जाएगा और आयोडीन यहां लग जाएगा। क्यों? क्योंकि सोडियम आयोडाइड का जो आयनिक बॉन्ड है वो वीक है और सोडियम ब्रोमाइड का आयनिक बॉन्ड स्ट्रांग है, इसलिए सोडियम ब्रोमीन के साथ जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा है, इसलिए यहां पर मुझे NaBr मिल जाएगा और ये मेरा जो इथेन था उनके साथ आयोडीन लग जाएगा और मुझे यहां आयोडो अल्केन मिल जाएगा। राइट, तो आयोडो इथेन मिल गया यहां पर और बाय प्रोडक्ट में मुझे सोडियम ब्रोमाइड मिल गया। तो ये फिंकलस्टेन रिएक्शन का ही एक एग्जाम्पल पूछा गया है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखें तो दिया गया था कि साइक्लोहेक्सिन, ये साइक्लोहेक्सिन में अगर हम Br2 डालते हैं तो हीट देने के बाद और हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, तो दोस्तों ये क्वेश्चन वापस रिपीट हुआ है। जैसे मैंने कहा था कि जब भी हम हीट देंगे, एक्चुअली Br2 जब भी हम ऐड करते हैं तो एक तो चांसेस है कि हैलोजिनेशन ऑफ आल्केन हो जाए, यानी कि यहां पर भी Br लग सकता है और यहां पर भी Br लग सकता है। दूसरा चांसेस है कि हेलोजिनेशन ऑफ आल्किन हो जाए, यानी कि यहां पर भी लग सकता है या यहां पर लग सकता है। लेकिन जब हाई टेम्परेचर दिया गया हो तब हेलोजिनेशन ऑफ आल्किन होने का चांसेस बहुत कम है, लेकिन हेलोजिनेशन ऑफ आल्केन होगा। क्यों? क्योंकि हेलोजिनेशन ऑफ आल्किन इज ए एडिशन रिएक्शन एंड एडिशन रिएक्शन आर रिवर्सिबल एट हाई टेम्परेचर। तो इनमें अगर ब्रोमीन लग भी गया तो भी वो रिवर्स होके वापस आल्किन बन जाएगा। तो एकमात्र चांसेस है कि हेलोजिनेशन ऑफ आल्केन यानी कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही होगा। तो यहां पर आल्किन एस सच रहेगा, ये डबल बॉन्ड एस सच रहेगा और यहां पर आपका Br लग जाएगा। राइट, तो ब्रोमो साइक्लोहेक्सिन आपको मिलेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10.6 है। तो क्वेश्चन नंबर 10.6 में पूछा गया है कि अरेंज ईच सेट ऑफ कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। हमें क्या करना है, इनको अरेंज करना है इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट, इंक्रीजिंग in order of increasing boiling point। अब इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में हमें दिया गया है, सबसे पहला है वो है CH3Br यानी कि ब्रोमोमीथेन या मिथाइल ब्रोमाइड। दूसरा दिया गया है वो है ब्रोमोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म यानी कि कार्बन के साथ 4 ब्रोमीन, जैसे क्लोरोफॉर्म होता है CCl4 CHCl3। उसके बाद दिया गया है CH3Cl और लास्ट में दिया गया है हमें 4th पोजीशन पर CH2Br। अब ये सबको हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में अरेंज करना है। तो हमने ये सीखा है बच्चों कि as the number of halogen increases, boiling point also increases। यानी कि boiling point is proportional to
नंबर ऑफ हैलोजन। इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि फ्लोरीन का बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है जब अल्केन के साथ जुड़ा हो, उससे कम होता है क्लोरीन का, उससे कम होता है ब्रोमीन का, और सबसे कम होता है आयोडीन का। दिस इज ड्यू टू द बॉन्ड लेंथ और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही कम है और बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, साइज में भी बड़ा है, इसलिए ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाता है और इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है। और यहां फ्लोरीन में वो एक इंट्रामोलिकुलर और इंटरमोलिकुलर बॉन्ड भी बनाता है, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाईएस्ट होगा। अब यहां पर हम देखते हैं, तो अगर हम इनको ए कह दें, अगर हम इनको ए कहें, इनको बी कहे, इनको सी कहे और इनको डी कहे, तो अब इनको अगर हमें ऑर्डर में अरेंज करना है तो सबसे कम आएगा सी का। क्यों? क्योंकि वहां पर एक ही हैलोजन है। तो सी यानी कि CH3Cl है, उससे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट आएगा ए का, क्योंकि वहां पर ब्रोमीन है और ब्रोमीन का क्लोरीन से ज्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट। तो दोनों पर एक एक ही हेलोजन है, लेकिन यहां क्लोरीन है और यहां ब्रोमीन है, तो ये सीक्वेंस के हिसाब से ब्रोमीन का बॉइलिंग पॉइंट है वो जो क्लोरीन से ज्यादा आएगा। तो सी से ज्यादा आएगा ए का, राइट, और ए से भी ज्यादा आएगा डी का, क्योंकि डी के अंदर भी दो CH2Br है, यानी कि दो हाइड्रोजन, और Br2 है, सॉरी यहां पर Br2 है, दो ब्रोमीन है, यहां पर दो ब्रोमीन है, इसलिए डी आएगा। तो और डी से भी ज्यादा आएगा बी का, क्योंकि वहां पर चार ब्रोमीन है। तो यहां पर मैं लिखूंगा बी, ठीक है। तो CH3Br उससे ज्यादा रहेगा CH2Br का, उससे भी ज्यादा रहेगा CBr4 का, ठीक है। तो ये कुछ ऑर्डर रहेगा बॉइलिंग पॉइंट का, ठीक है बच्चों। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10.7। क्वेश्चन नंबर 10.7। ये 10.7 क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच अल्काइल हैलाइड from the following pair, हमें पेयर दी गई है अल्काइल हैलाइड की, ठीक है, would react more rapidly by SN2 reaction। तो हमें पहले SN2 रिएक्शन का कंसेप्ट समझना है। SN2 रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, कि जब भी SN2 रिएक्शन हम देखते हैं तो वहां पर SN2 रिएक्शन के लिए वैसे हमने अलग से वीडियो अपलोड किया हुआ है, लेकिन यहां पर सुपरफिशियली इतना जान लेते हैं कि SN2 रिएक्शन के अंदर जो हेलोअल्केन in SN2 more bulky हेलोअल्केन रिएक्ट पुअरली, वो बहुत ही पुअरली रिएक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर मेरा जो न्यूक्लियोफाइल है वो हेलोअल्केन के ऊपर अटैक करता है, तब वो बैक साइड से आता है और उस वक्त हेलोअल्केन के जो बल्की ग्रुप है वो इनके साथ एक स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेगा। तो इसलिए इनका ऑर्डर होता है प्राइमरी इज ग्रेटर देन
सेकेंडरी इज ग्रेटर देन टर्शरी, यानी कि प्राइमरी हैलाइड का सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है, क्योंकि प्राइमरी सबसे कम बल्कि होता है। तो अब हमें जो पेयर दिया गया है उसमें हमें सिर्फ उसका बल्कीनेस के बेस पर ही प्रायोरिटी देना होगा। तो सबसे पहला दिया गया है वो है CH3 CH2 CH2 CH2Br, एक ये दिया गया है, और इनके साथ और कहकर इनके साथ दिया गया है C2H5 CH CH3 एंड Br। अब बच्चों ये दोनों के अंदर हम देख सकते हैं कि यहां पर ये जो अल्काइल हैलाइड है वो प्राइमरी है और यहां पर ये अल्काइल हैलाइड है वो टर्शरी है। तो प्राइमरी का रिएक्टिविटी टर्शरी से ज्यादा होगा, इसलिए इनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, नहीं कि इनकी। सिमिलरली नेक्स्ट में 2 नंबर पर हमें दिया गया है कि CH3 CH2 CHBr और साथ में दिया गया है CH3, और इनके ऑप्शन में और इनकी कंपेयर में दिया गया है CH3 CBr, यहां पर भी CH3 है और यहां पर भी, यानी कि दोनों मिथाइल है। तो यहां पर भी देखा जा सकता है कि ये जो है वो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है और ये जो है वो टर्सरी अल्काइल हैलाइड है। क्यों टर्सरी है? क्योंकि हेलोजन जो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वो कार्बन वापस 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको मैं कहूंगा टर्सरी। यहां पर हेलोजन जो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वो कार्बन ये 1 और 2 कार्बन से जुड़ा, इसलिए सेकेंडरी कहूंगा। तो ये केस में भी सेकेंडरी का ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी टर्सरी की कंपेयर में लेस बल्कि है। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर इनका ज्यादा रहेगा, इनका कम रहेगा। थर्ड दिया है कि आपको यहां थर्ड में कंपेयर करना है थर्ड में एक दिया गया है CH3 CH3 CH2 CH2Br, और इसके ऑप्शन में दूसरा दिया गया है C2H5 CH3 और CH2Br। बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। यहां पर क्या किया गया है कि दोनों प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है और ये भी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। जब ऐसी कंडीशन आ जाए कि हमें दोनों प्राइमरी में से किसी की कंपेयर करनी हो तो हम नेबरिंग ग्रुप को देखेंगे। अब देखिए ये कार्बन भी जो हेलोजन जो कार्बन से जुड़ा वो भी एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, यहां पर भी हेलोजन जो कार्बन से जुड़ा वो भी एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए दोनों को प्राइमरी कह दिया। लेकिन यहां पर हेलोजन जो कार्बन के साथ जुड़ा है उसके नेबरिंग में ये जो कार्बन है वो वापस एक मिथाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, और यहां पर ये CH है, इसके साथ यहां हाइड्रोजन है, वो लेस बल्कि है कंपेयर टू CH3। तो ये ग्रुप ज्यादा बल्कि हो गया, हालांकि भले दोनों ही 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। तो इसलिए यहां पर मुझे रिएक्टिव ऑर्डर ज्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब भी मेरा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा ये कार्बन के ऊपर, तब ये हाइड्रोजन इतना स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट नहीं करेगा जितना ये मिथाइल ग्रुप कर सकता है। तो ड्यू टू नेबरिंग मिथाइल ये अल्काइल हैलाइड है, उसका रिएक्टिव ऑर्डर ज्यादा रहेगा, इट विल रिएक्ट मोर रैपिडली। ठीक है, तो ये था आपका 10.7 क्वेश्चन। उसके बाद 10.8 क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है कि इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ हेलोजन कंपाउंड, इन द फॉलोइंग
pair of halogen compound in the following pair of halogen compound, which compound undergo faster SN1, यानी कि कौन सा कंपाउंड है जिसमें बहुत फास्ट SN1 रिएक्शन होगा। तो अगेन हमें यहां पर SN1 का रिएक्टिविटी ऑर्डर देखना होगा। SN1 में बच्चों क्या होता है कि पहले ही हमारा जो अल्काइल हैलाइड है उसमें से हैलोजन निकल जाता है इन फर्स्ट स्टेप, जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, और वहां पर कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है। तो कार्बोकेटाइन जब फॉर्म होता है तो टर्शरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी एंड सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर उनका कुछ इस तरह से रहता है। तो यहां पर जैसे SN2 में बल्कीनेस है वो प्रिफरेबल नहीं थी, लेकिन यहां पर बल्कीनेस है वो ज्यादा प्रिफरेबल है। तो जो सबसे ज्यादा डिग्री वाला कार्बन हैलोजन का होगा वही हमें यहां पर सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी ऑर्डर देगा, यानी कि फास्टर SN1 देगा। देखते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन पूछा गया है कि कंपेयर बिटवीन, यहां पर क्लोरीन है और यहां पर मिथाइल है, और दूसरा दिया गया है जिसमें यहां पर हैलोजन है। तो देखिए बच्चों, ये हैलोजन जब निकल जाएगा तब यहां पर टर्शरी कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा। क्या होगा? टर्शरी कार्बोकेटाइन। और ये हैलोजन जब निकल जाएगा SN1 के फर्स्ट स्टेप में, तब यहां पर सेकेंडरी कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा। तो हमारा रिएक्टिविटी ऑर्डर हमें यह कह रहा है कि टर्सरी इज हायर, इसलिए यहां पर इनकी रिएक्टिविटी हायर होगी टर्सरी की, नहीं कि सेकेंडरी की। नेक्स्ट में हमें दिया गया है कि 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि 2 क्लोरोहेप्टेन दिया गया है, और उसकी कंपेयर की गई है 1 2 3 4 5 6 7 ये इनके साथ, राइट। तो अब यहां पर भी वही क्वेश्चन है कि ये जो है हैलोजन जब निकल जाएगा तो यहां 2 डिग्री कार्बोकेटाइन क्रिएट होगा, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन क्रिएट होगा। और यहां पर जब ये हैलोजन निकल जाएगा तो ये जो कार्बन है वो और कोई कार्बन के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, इसलिए यहां पर 1 डिग्री कार्बोकेटाइन क्रिएट होगा। और SN1 रिएक्शन में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन देखा जाता है, इसलिए यहां पर इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी कंपेयर टू दिस। तो ये ज्यादा रैपिडली रिएक्ट करेगा, नहीं कि ये, ठीक है। तो इनके बाद बच्चों 10.9 क्वेश्चन। तो 10.9 में हमें पूछा गया है कि आइडेंटिफाई A B C D E R एंड R डैश। तो यहां पर हमें अल्फाबेटिकल नेम दिया गया है और उसकी जगह कौन सा रिएक्टेंट या कौन सा प्रोडक्ट आएगा वो हमें जानना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर बोर्ड में और जेई में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एनसीईआरटी का ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे हिसाब से गिना जाता है। देखिए, अब यहां पर आपको सबसे पहले ही एक रिएक्टेंट दिया गया है। अब ये जो रिएक्टेंट है जिसमें यहां पर ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, यानी कि साइक्लोब्रोमीन है। साइक्लोब्रोमीन में यहां पर मैग्नीशियम यानी कि मेटल डालना है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर
ईथर। और पूछा गया है कि व्हाट इज द ए, ये जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम दिया गया है ए। तो हम साथ साथ ही सॉल्व करते जाते हैं बच्चों। तो जब भी मैग्नीशियम कोई भी हेलो अल्केन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर रिएक्ट करता है तो हमें मिलता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को क्या कहते हैं, RMgX और ARMgX। तो यहां पर मुझे जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा कि ये हो जाएगा MgBr। उसके बाद यही ए के ऊपर H2O डाला गया है, यानी कि इसमें H2O दिया है और पूछा है कि व्हाट इज द बी प्रोडक्ट। अब हमें ये बी प्रोडक्ट बताना है। तो जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के ऊपर आप H2O डालोगे तो आपको बाई प्रोडक्ट में क्या मिलेगा। H2O में क्या है, दो चीजें, एक OH है और दूसरा है H+। तो OH है वो मैग्नीशियम के साथ जुड़ जाएगा और प्रोटॉन साइक्लोहेक्सेन के साथ। तो यहां पर मैं कुछ ऐसा लिखता हूं कि ये OH इनके साथ चला जाएगा और ये प्रोटॉन है वो यहां आ जाएगा, राइट। तो मुझे मिल जाता है ये मेरा साइक्लोहेक्सेन है और साथ में यहां हो जाएगा OH-MgBr। मैग्नीशियम की +2 वैलेंसी होती है, इसलिए मैग्नीशियम के दोनों साइड एक एक एनाइन आ गया तो उसकी दोनों प्लस वैलेंसी न्यूट्रलाइज हो गई, तो वो सेटिस्फाई हो जाता है और यहां पर मुझे मिल जाता है साइक्लोहेक्सेन। अब इनके बाद दूसरा क्वेश्चन उसी में ही पूछा गया है कि आपको दिया गया है, उसको अलग पेज पर ही करते हैं। यहां पर आपको दिया गया है RBr, यानी कि हेलो अल्केन दिया गया है। उसमें उन्होंने मैग्नीशियम डाला है और ड्राई ईथर डाला है। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सिर्फ एरोमेटिक के साथ बनता है, कुछ बच्चे मानते हैं कि सिर्फ एलिफेटिक के साथ बनता है। तो बच्चों याद रखना, मैग्नीशियम चाहे हेलो अल्केन हो या हेलो एरिन, दोनों में जब ड्राई ईथर के प्रेजेंस में डालोगे तो आपको हमेशा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही मिलेगा, यानी कि यहां पर RMgBr हो जाएगा। और यही RMgBr में उन्होंने पूछा है प्रोडक्ट इज द C, तो हमारा C प्रोडक्ट हो गया RMgBr। अब ये जो C प्रोडक्ट है उसमें इन्होंने H2O नहीं लेकिन D2O डाला है। तो D2O डालने के बाद, यहां पर D2O डालने के बाद जो मुझे प्रोडक्ट मिलती है वो प्रोडक्ट है CH3 CHD एंड CH3। अब बच्चों जब यहां CH3 CH3 और यहां D लग गया, इसका मतलब यह हुआ कि मेरा हेलोजन था और मैग्नीशियम और हेलोजन यहां पर था, तो इनके बेस पर मैं R क्या है वो बता सकता हूं। तो पूछा है कि व्हाट इज R क्या है। तो R क्या हो जाएगा, यहां पर R अगर ऐसा होगा CH3 CH3 और यहां पर MgBr होगा, तभी इसमें D2O डालने के बाद ये मिल सकता है। तो इनसे मुझे पता चलता है कि मेरा R क्या होगा, CH3 CH MgBr, यानी कि यहां R की जगह हो जाएगा ये सेकेंडरी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा ये। तो इसके बाद और एक क्वेश्चन पूछा गया है कि R-X जिसके अंदर आपने सोडियम और ईथर डाला है, सोडियम एंड ईथर, तो ये फिटिंग रिएक्शन है। फिटिंग रिएक्शन में हमने देखा है कि जब सोडियम और ईथर हम डालते हैं तो दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, R' हो जाता है, जिनको इन्होंने कहा है कि कौन सी प्रोडक्ट होगी। तो यहां पर इनकी जो प्रोडक्ट दी गई है वो कुछ ऐसी दी गई है, CH3C, यहां पर CH3 है और ये कार्बन के ऊपर और नीचे CH3 है और यहां पर CH3 है। तो ये दो ईथर, ये दो हेलो अल्केन, ये एक हेलो अल्केन और ये दोनों दूसरा हेलो अल्केन, दोनों एक साथ जुड़ जाता है,
जिसको हम फिटिंग रिएक्शन कहते हैं, ईथर की प्रेजेंस में होता है ये। तो इससे मुझे पता चल जाता है कि मेरा आर डैश क्या होगा। तो अब मेरा आर डैश है ये हो गया है। तो यहां पूछा है कि व्हाट इज आर डैश, तो मेरा आर डैश हो जाता है CH3 C CH3 CH3 और यहां था X। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन उन्होंने ये पूछा है कि अगर यही आर डैश के ऊपर, यानी कि उन्होंने पूछा है कि आर डैश X इज ट्रीटेड विथ मैग्नीशियम, यानी कि आर डैश तो मुझे मिल गया, तो ये है CH3 यहां पर भी CH3 है और ये कार्बन के साथ है X। अब इनको मैग्नीशियम के साथ ट्रीटेड किया गया तो क्या बनेगा। तो यहां पर वापस जानना है कि व्हाट इज द डी। तो हमारा डी प्रोडक्ट क्या होगा, तो हमारा डी प्रोडक्ट होगा CH3 C, ये दोनों CH3 एज सच रहेंगे और ये जो डी है, ये जो X है हेलोजन है, वहां MgX आ जाएगा, वहां आ जाएगा MgX। अब वापस इनको H2O के साथ ट्रीट किया गया है, इनको H2O के साथ ट्रीट किया गया है। तो वापस इनको H2O के साथ ट्रीट करेंगे तो हमें जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है वो है हमारा E। तो E प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों, E प्रोडक्ट हो जाएगा CH3 C, यहां पर CH3 और यहां पर आ जाएगा H। क्या आ जाएगा H, क्योंकि MgX है वो निकल के मुझे OHMgX मिल जाएगा, जैसे हमने यहां पर ऊपर देखा था। तो ये मेरा E प्रोडक्ट बन जाता है। तो इस तरह आप ABCDE सब प्रोडक्ट का रिएक्शन लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये पूरा रिएक्शन ऐसे है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10.10। अब 10.10 में हमें यह पूछा गया है कि हाइड्रोकार्बन है, एक हाइड्रोकार्बन है, ए हाइड्रोकार्बन जिनकी फॉर्मूला है C5H10। ये C5H10 नाम का हाइड्रोकार्बन है, वो रिएक्ट नहीं हो रहा है, डज नॉट रिएक्ट with Cl2 in dark okay, but give a single monohalide in bright sunlight, but give single monohalide in presence of light, यानी कि लाइट के प्रेजेंस में ये हमें दे रहा है लेकिन एब्सेंट में नहीं दे रहा है। तो अगेन बच्चों मुझे यहां इसका स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा। तो ये एक कार्बन है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा कार्बन। अब सब पर अगर मैं एज लगाऊं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो जाता है। तो ये स्ट्रक्चर इनका नहीं हो सकता है, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये कार्बन को हटाकर यहां लिखना पड़ेगा। अब अगर मैं देखता हूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे भी ये नहीं होता है। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर हो सकता है, तो मुझे यहां पर और एक चीज के बारे में सोचना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में बच्चों ये कोई स्ट्रेट चेन अल्केन नहीं हो सकता, लेकिन ये होगा साइक्लो अल्केन, यानी कि ये पांचों कार्बन कुछ इस तरह से अरेंज हुए हैं, राइट। अब यहां पर देखूं तो ये 1 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन, 3 4 5 6 7 8
9 और 10। तो ये हो गया साइक्लोपेंटेन, जिसके अंदर फॉर्मूला होती है C5H10। लेकिन आपको एग्जाम में पहले दोनों ट्राई करके देख लेना है। कुछ एक्सपीरियंस के बाद आप डायरेक्ट ये कर सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए मुझे दोनों करना जरूरी था। अब यहां पर आपका ये पांचों कार्बन में से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर क्लोरीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, तो वो रिएक्शन में मोनो हमें मिलता है, सिंगल मोनोहेलाइड, और डार्क में नहीं मिलता है लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट मिलता है। तो हमें पता है कि चाहे आल्केन हो या साइक्लो आल्केन, आल्केन हो या साइक्लो आल्केन, ये दोनों हमेशा लाइट की प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, जब भी हम क्लोरीनेशन करेंगे तो हमें क्या मिल जाता है, हेलो आल्केन मिलता है या साइक्लो हेलोजन मिलता है। तो यहां पर कोई भी एक H रिप्लेस करके आपको Cl मिलेगा, यानी कि इनमें से आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। जब इनका आप हेलोजिनेशन करोगे इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो आपको मिल जाएगा, यही मेरा साइक्लोपेंटेन है, वहां पर ये Cl आ गया, तो ये हो जाता है आपका C5H9Cl। ये हो गया C5H9Cl। तो इस तरह से ये क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।